तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था रक्त धातु के बारे में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मांस धातु के बारे में। तो अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे पिछले लेक्चर के और इस लेक्चर के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है BMS वर्थ नाम से। आप सर्च कर सकते तो आ जाएगा। तो अब मांस धातु को देखेंगे हम। तो मांस धातु जो होती है वो रक्त के पश्चात की धातु होती है। तो सबसे पहले इसके हम पर्याय देखेंगे। पर्याय है पीशित, तरस, क्रव्य, अमीश आदि। मांस शब्द की उत्पत्ति। अब जो मांस शब्द रहता है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है। मांस शब्द संस्कृत के मांग धातु से निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ मान अर्थात मापन योग्य होना है। जो मांस शब्द होता है ना, वो संस्कृत के जो मांग धातु होती है उससे निष्पन्न हुआ है। और जो रस और रक्त धातु होती है वह द्रव्य फॉर्म में होती है। मांस धातु की उत्पत्ति। अब मांस धातु की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो आचार्य चरक ने मांस धातु की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न विचार प्रस्तुत किए हैं। वायु जल तेज की उष्मा से संयुक्त तथा अपनी अग्नि से पक्व हुआ रक्त स्थिर हो जाता है, तब उसे मांस कहते हैं। यानी वायु जल तेज इनकी उष्मा से संयुक्त और अपनी अग्नि से पक्व जब रक्त स्थिर हो जाएगा तो मांस की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त और है हमारा, जब मांस सधर्मी अंश पर मांसाग्नि की क्रिया होगी तो दो भाग बनेंगे, सार भाग और किट्ट भाग। तो सार भाग होंगे वो पुनः दो भागों में विभाजित होगा। स्थूल भाग जो जिससे मांस धातु बन जाएंगी, और सूक्ष्म भाग से उप धातु जो रहेंगी हमारी सट, त्वचा और वसा और मेद सधर्मी अंश बन जाएगा। अब मांस धातु के कर्म देखेंगे। कर्म क्या होते हैं मांस धातु के। अष्टांग हृदय ने लेपन कर्म बताया। लेपन अर्थात जो मांस होता है वो हमारी अस्थियों और अंगों को ऊपर से ढककर रखता है। अब आचार्य सुश्रुत ने बताया है मांसम शरीरम पुष्टिम मेदश्च, यानी जो मांस धातु के कर्मों के अंतर्गत शरीर की पुष्टि एवं मेद की पुष्टि को बताया है। यानी जो मांस धातु होती है वो शरीर की तो पुष्टि करती है, इसके अतिरिक्त मेद की पुष्टि भी करती है। यानी उसकी अगली धातु मेद बनने वाली है तो उसकी पुष्टि भी करना पड़ेगी। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे मांस का पांचभौतिक संगठन। मांस धातु में पार्थिव तत्व की अधिकता आचार्यों ने बताई है। यानी मांस धातु जो होती है उसमें पार्थिव तत्व की अधिकता होती है। चक्रपाणी कहते हैं मांसम पार्थिवम। आचार्य दलहन कहते हैं मां से तू पार्थिवा कहकर मांस में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता को वर्णित किया है। यानी जो मांस होता है उसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। अब हम देखेंगे मांस व स्त्रोतस। महर्षि सुश्रुत मांस व स्त्रोतसों की संख्या 2 बताइए। इन्होंने मांस व स्त्रोतसों की संख्या 2 बताई है। और इनके मूल के अंतर्गत क्या गिना है इन्होंने। स्नायु, त्वचा तथा रक्तवाही धमनियों की गणना की है। अब महर्षि चरक ने संख्या भेद से मांस व स्त्रोतस को एक माना है। यानी महर्षि चरक ने संख्या भेद से मांस व स्त्रोतस को एक माना है तथा स्नायु एवं त्वक को इसके मूल के अंतर्गत स्वीकार किया है। और जो स्नायु और त्वक होता है उसको मूल के अंतर्गत स्वीकार किया है इसके। इन्होंने रक्तवाही धमनियों को मूल नहीं माना है। यानी महर्षि चरक ने रक्तवाही धमनियों को मूल नहीं माना है। मांसाग्नि। अब मांसाग्नि क्या है उसके बारे में देखिए। मांस धातु में उपस्थित पित्तोष्मा मांसाग्नि होती है। यानी मांस धातु में जो उपस्थित पित्त की उष्मा होती है उसको हम मांसाग्नि कहेंगे। अर्थात मांस धातु में विद्यमान विभिन्न प्रकार के पाचक अंश तथा उनकी क्रिया को करने के लिए आवश्यक उष्मा, इन सबको सम्मिलित रूप से मांसाग्नि की संज्ञा प्रदान की गई है। अब जो मांस धातु होती है उसमें विभिन्न प्रकार के पाचक अंश विद्यमान रहते हैं और उसी के अतिरिक्त उनकी क्रियाओं को करने के लिए भी जो उष्मा होती है उसकी आवश्यकता होती है। तो इन सबको सम्मिलित रूप से मिलाकर मांसाग्नि की संख्या प्रदान की गई है।
मास अग्नि कर्म। अब मास अग्नि के कर्म क्या होते हैं? 2 कर्म, स्थायी कर्म और चेष्टामूलक कर्म, ये 2 कर्म होते हैं। अब इन कर्मों को हम देखेंगे। अब स्थायी कर्म, यह वह कर्म है जिसके अंतर्गत मास धातु की पुष्टि, उत्कृष्टतर धातु के अंशों का निर्माण एवं पुराने मास तंतुओं के नष्ट होने पर मल रूप में द्रव्यों की उत्पत्ति का समावेश किया जा सकता है। यानी स्थायी कर्म वह कर्म है जिसके अंतर्गत मास धातु की पुष्टि होती है। इस कर्म में उत्कृष्टतर धातु के अंशों का निर्माण, यानी जो उत्कृष्टतर धातु के अंश होगा उनका निर्माण होगा, और जो पुराने मास धातु के तंतु है उनके नष्ट होने पर मल के रूप में द्रव्य की उत्पत्ति का समावेश किया गया है स्थायी कर्म में। अब चेष्टा मूलक कर्म, इस द्वितीय कर्म के अंतर्गत मांस पेशियों की नाना प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। इस दूसरे कर्म में जो मांसपेशियों की विविध प्रकार की क्रियाएं होती है उसको सम्मिलित किया जा सकता है। मांस धातु क्षय के लक्षण, अब मांस धातु के क्षय हो जाए तो क्या लक्षण दिखने को मिलेंगे? आचार्य चरक कहते हैं, आचार्य चरक ने बताया है कि मांस के क्षय होने पर विशेष रूप से स्फीक, नितंब प्रदेश, ग्रीवा एवं उदर में शुष्कता आ जाती है। यानी जो नितंब प्रदेश होगा, नेक रीजन होगा और एब्डोमेन रीजन होगा वो सूख जाएंगे। आचार्य सुश्रुत, स्फीक, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, उरु, वक्ष, पिंडिका, उदर एवं ग्रीवा में शुष्कता आ जाती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्फीक, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, उरु, वक्ष, पिंडिका, उदर एवं ग्रीवा में शुष्कता आ जाएंगी। शरीर में रुक्षता, सेकेंड पॉइंट है, शरीर में रुक्षता, तोद, सर्वांग पीड़ा एवं धमनियों में शिथिलता भी उत्पन्न हो जाती है। यानी शरीर में रुक्षता आएगी, सर्वांग पीड़ा यानी पीड़ा का अनुभव होगा, एवं धमनियों में शिथिलता भी उत्पन्न होती है और धमनियों में शिथिलता भी आ जाएगी। तीसरा है, मांस क्षय की अवस्था में हृदय की पेशियां अपना कार्य सम्यक प्रकार से नहीं कर पाती है। यानी मांस का क्षय हो जाएगा तो जो हार्ट की मसल होगी वो अपना कार्य सम्यक रूप से नहीं कर पाएगी। अतएव शरीर का रक्तदाब कम हो जाता है, यानी जो शरीर का ब्लड प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। अब अष्टांग हृदय ने कहा, इंद्रियों में दुर्बलता, यानी इंद्रियां ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगी। गंड एवं स्फीक प्रदेश में शुष्कता तथा संधियों में वेदना होना बताया है। तो यह था हमारे मांस धातु के क्षय होने के लक्षण। अब मांस धातु के वृद्धि के लक्षण क्या है? तो आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है मांस धातु की वृद्धि होने पर? तो मांस की वृद्धि, मांस की अतिवृद्धि स्फीक, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, उरु प्रदेश, बाहु एवं जंघा में अतिवृद्धि तथा शरीर में भारीपन उत्पन्न करता है। यानी इसके जो क्षय होंगे उसके विपरीत लक्षण देखने को मिलेंगे। यानी मांस की अतिवृद्धि पर स्फीक, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, उरु प्रदेश, बाहु एवं जंघा में अतिवृद्धि हो जाएगी तथा शरीर में भारीपन उत्पन्न करता है और शरीर में भारीपन उत्पन्न करेगा। बढ़ी हुई मांस धातु गंड, गलगंड, गंडमाला, अर्बुद एवं ग्रंथि में शोथ उत्पन्न करती है। तीसरा है, गंड प्रदेश, उरु तथा उदर में वृद्धि यानी मोटापा लाती है तथा कंठादि में अधिमासता को उत्पन्न करती है। यानी जब मांस की वृद्धि हो जाएगी तो उरु तथा उदर में वृद्धि हो जाएंगे जिस कारण मोटापा आ जाएगा, और कंठादि में अधिमासता और कंठ आदि में मांस का बढ़ जाएगा, मांस बढ़ जाएगा हमारे कंठ आदि में। अब अष्टांग हृदय कहते हैं, बढ़ी हुई मांस धातु गलगंड, गंडमाला, अर्बुद, ग्रंथि रोग, तालु रोग, जीवा रोग, कंठ रोग आदि को उत्पन्न करती है। यानी जो बढ़ी हुई मांस धातु होती है जिस उसके कारण हमें गलगंड, गंडमाला, अर्बुद, ग्रंथि रोग, तालु रोग, जीवा रोग, कंठ रोग आदि उत्पन्न
करेगी हमें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि था मांस धातु के ऊपर। तो इसमें जो पेशियाँ है वो रचना शरीर में पढ़ेंगे हम इसमें, तो आप मांस धातु के बारे में अभी पढ़ लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने इतना भी परीक्षा में लिख लिया तो बहुत है, आपको बहुत अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।